नमस्कार, मैं दिलीप सिंह इस व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। आज तारीख है 7 सितंबर 2020। आज के समाचार पत्रों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन की खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। जी हाँ, मैं श्री केशवानंद भारती की ही बात कर रहा हूँ, जिनका कल 6 सितंबर 2020 को आकस्मिक निधन हो गया है। चलिए जानते हैं केशवानंद भारती और उनके नाम का भारतीय संविधान से संबंध। केशवानंद भारती और भारतीय संविधान का संबंध जानने से पहले आवश्यक है कि हम भारतीय संविधान के लागू होने के बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित संशोधनों तथा भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को जान लें। भारतीय संविधान सभा में किए गए पर्याप्त विचार विमर्श के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और भारत एक गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। भारतीय संविधान को यद्यपि पर्याप्त विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था, किंतु इसमें अनुच्छेद 368 जोड़कर संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान कर दी गई थी। इसीलिए भारत को संविधान संशोधन की दृष्टि से जटिलता और नमनीयता का मिश्रण भी कहा जाता है। संविधान लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही वर्ष 1951 में भारतीय संसद ने संविधान में पहला संशोधन कर दिया। यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि जिस संविधान को लागू हुए अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है और उसमें संशोधन करना प्रारंभ कर दिया जाए। लेकिन संविधान में संशोधन करने का कारण बने भूमि सुधार। संविधान लागू होते ही विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधार कानूनों की शुरुआत कर दी। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कानून बनाए। जमींदारों ने उन भूमि सुधार कानूनों के विरोध में उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की और इन भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित करने की गुजारिश की। उच्च न्यायालयों ने उक्त भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित कर दिया और जमींदारों को राहत दी। तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की केंद्र सरकार ने इन भूमि सुधार कानूनों में आ रही न्यायपालिका की बाधा को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने का फैसला किया और 18 जून 1951 को भारतीय संसद ने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन किया और संविधान में एक नवीन अनुसूची 9वीं अनुसूची के रूप में सम्मिलित कर ली गई। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जमींदारी व्यवस्था कानूनों के उन्मूलन को प्रविष्ट कर लिया और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखे जाने का प्रावधान भी कर लिया, जिसके कारण न्यायपालिका को अब 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं रहा। 9वीं अनुसूची के कारण प्रभावित जमींदारों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रथम संविधान संशोधन को अवैध घोषित करने की गुजारिश की। इन याचिकाकर्ता जमींदारों का कहना था कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 का विरोध करता है, जिसमें किसी ऐसे कानून या नियम के निर्माण का प्रतिषेध किया गया है जो मूल अधिकारों को समाप्त या उनका अल्पीकरण करता हो। चूंकि प्रथम संविधान संशोधन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतः इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में भी व्यवस्था देने का अनुरोध किया कि वह बताए कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में कौन अधिक प्रभावी है या महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय देते हुए कहा कि संसद की अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति अपरिमित है और वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। इसके उपरांत वर्ष 1964 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में 44वीं संविधि जोड़ी गई। इस संशोधन को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा कि
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गोलकनाथ वाद आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न रखा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में से किसे प्रधानता प्राप्त है। यदि अनुच्छेद 368 को प्रभावी माना जाए तो क्या संसद मूल अधिकारों में निरपेक्ष और अपरिमित संशोधन करने का अधिकार रखती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार पुण्यमय है और स्थिर है, इनमें साधारण कानूनों की भांति बदलाव नहीं किया जा सकता तथा संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इस प्रकार गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों, शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह वाद में दिए गए निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, यह संविधान के किसी भाग में संशोधन करने हेतु संसद को शक्ति प्रदान नहीं करता। गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से व्यवस्थापिका की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा था। अतः व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में टकराव की शुरुआत भी गोलकनाथ वाद के बाद ही मानी जाती है। वर्ष 1971 में संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संसद द्वारा कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 पर लागू नहीं होता, अर्थात संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार इस 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की संशोधन की शक्ति को अपरिमित और निरपेक्ष बना दिया गया तथा यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग और किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए पूर्णतः मुक्त है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रमुख बात यह भी जोड़ी गई कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना अनिवार्य है। 24वें संविधान संशोधन के बाद से ही केशवानंद भारती और उनकी याचिका का आगमन होता है। चूंकि 24वें संविधान संशोधन ने संसद को मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी थी, अतः संसद ने वर्ष 1972 में 29वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें केरला जमीन सुधार अधिनियम 1963 को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया। केरल के कासरगोड नामक जिले में एक एडनीर नाम की जगह है, जहां एक प्रसिद्ध शैव मठ स्थित है। यह शैव मठ लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है और इसकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस मठ के प्रमुख महंत को केरल के शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। एडनीर मठ के प्रमुख महंत उस समय केशवानंद भारती थे, जो अपनी युवा अवस्था में ही इस मठ के प्रमुख बन गए थे। 29वें संविधान संशोधन के द्वारा केरल जमीन सुधार अधिनियम 1963 को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का एक दुष्परिणाम एडनीर मठ पर भी पड़ा था। इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। तत्कालीन EMS नमूद्रीपाद की सरकार केरल में भूमि सुधार के लिए प्रयासरत थी। केरल सरकार ने एडनीर मठ की जमीन भी अधिग्रहित कर ली। एडनीर मठ की सैकड़ों एकड़ की जमीन अब सरकार की हो चुकी थी। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कुछ संवैधानिक प्रश्न रखे, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग की कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। केशवानंद भारती ने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और
29वें संविधान संशोधनों अपितु केरल के जमीन सुधार अधिनियम 1963 को भी चुनौती दी। केशवानंद भारती के वकील के रूप में मशहूर वकील नानी पालकीवाला पैरवी कर रहे थे। नानी पालकीवाला प्रसिद्ध संविधानविद थे और संविधान की पेचीदगियों और बारीकियों से भली भांति परिचित थे। पालकीवाला ने पूछा कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य भाग में असीमित संशोधन करने का अधिकार है। क्योंकि इसी तरह का एक प्रश्न का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ वाद में भी कर चुका था, इसलिए यह तय हुआ कि गोलकनाथ मामले में चूंकि 11 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की थी, अतः केशवानंद भारती वाद के लिए 13 जजों की एक संविधान पीठ की स्थापना की जाए। इसके बाद 1972 में लगातार इस मामले की सुनवाई हुई जो 68 दिनों तक चली। 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला 7-6 के अंतर से दिया, जिसमें 7 जजों ने पक्ष में फैसला दिया और 6 जजों ने विपक्ष में। 700 पृष्ठ लंबे अपने फैसले में जजों ने कई महत्वपूर्ण बातें लिखी, जिन्होंने भारतीय संविधान की नवीन सिरे से व्याख्या की। केशवानंद भारती वाद में 7 जजों ने यह माना कि गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया जाए। अब यह तय हुआ कि संसद चूंकि मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन होता हो या उसका मूल स्वरूप बदलता हो। इस प्रकार गोलकनाथ मामले में जहां सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मूल अधिकारों में संशोधन के अपरिमित और निरपेक्ष संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया था, वहीं इस केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संविधान में संशोधन की शक्ति तो संसद को प्राप्त है, किंतु वह उसमें निरपेक्ष संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात ऐसा कोई संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे, मूल संरचना, बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होता हो। इस प्रकार केशवानंद भारती वाद में दिए गए निर्णय से देश में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हुई, न कि संसद की। चूंकि भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित था और ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना जाता है, किंतु केशवानंद भारती वाद में आए फैसले ने यह तय कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि केशवानंद भारती वाद में यदि संविधान को सर्वोच्च नहीं माना गया होता और संसद को सर्वोच्च मान लिया जाता तो संभवतः भारत देश में गणतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र सुरक्षित ही नहीं रह पाता। इन विद्वानों की आशंका तब सच साबित होती दिखी जब लगभग 2 वर्ष के बाद ही वर्ष 1975 में इसमें आपातकाल लागू किया और संविधान को पूरी तरह से बदलने के प्रयास हुए। लेकिन केशवानंद भारती वाद में दिए गए मूल संरचना के सिद्धांत के कारण ही न तो इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार आपातकाल के अंतर्गत संविधान को पूरी तरह बदल पाई और न ही संसद को संविधान में संशोधन की पूर्णतः निरपेक्ष और अपरिमित शक्ति प्राप्त हो सकी। केशवानंद भारती वाद में दिए गए निर्णय से यद्यपि केशवानंद भारती और उनके मठ का तो कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु यह अवश्य है कि केशवानंद भारती का नाम भारतीय संवैधानिक इतिहास में अमर हो गया और विगत 2 दशकों से जिन प्रश्नों से भारतीय लोकतंत्र जूझ रहा था उनका निवारण हो गया। चूंकि केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के में संसद की संशोधन की शक्ति पर मूल संरचना का प्रतिबंध लगाया था, तो यह जानना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल संरचना से क्या आशय है। केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत दिए गए अपने 700 पृष्ठ लंबे निर्णय में यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहीं भी मूल ढांचे को स्पष्ट नहीं किया गया था, किंतु यह अवश्य कहा गया था कि मूल ढांचा संशोधनीय नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में यह भी कहा कि मूल ढांचे के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय अपने आने वाले विभिन्न निर्णयों में समय समय पर अवगत कराएगा और उन बिंदुओं को इंगित करेगा जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के तत्व हैं। मूल ढांचे के कुछ तत्वों को केशवानंद भारतीवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था, जैसे इसके अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा माना, सरकार के गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप को मूल ढांचा स्वीकार किया, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि भी इसके अंतर्गत मूल ढांचे के तत्व स्वीकार किए गए। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान की न्यायिक व्याख्या की देन है। वास्तव में मूल संरचना का सिद्धांत एक न्यायिक सिद्धांत है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में शब्द से कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का संबंध संसद को प्राप्त संविधान के संशोधन की शक्ति से ही है, जिसके बारे में विभिन्न निर्णयों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इंगित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना वाक्यांश के प्रयोग के संबंध में भी विद्वान दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल संरचना के वाक्यांश का प्रयोग भारतीय संविधान में केशवानंद भारतीवाद में किया गया, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग वर्ष 1964 के सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में ही कर लिया गया था। सज्जन सिंह वाद में मूल संरचना के वाक्यांश के प्रयोग के संबंध में विद्वान तर्क देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुधोलकर ने सर्वप्रथम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में मूल संरचना वाक्यांश का प्रयोग किया। उनके अनुसार जस्टिस मुधोलकर ने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस AR कुहेलियस के एक निर्णय से प्रेरित होकर यह निर्णय दिया था। कुहेलियस ने अपने एक निर्णय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की संविधान संशोधन शक्ति का विचारण करते हुए कहा था कि 1956 के संविधान के अंतर्गत पाकिस्तान का राष्ट्रपति संविधान की जटिलताओं को तो दूर कर सकता है, किंतु संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मूल संरचना के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में केशवानंद भारतीवाद में ही किया गया, जिसकी प्रेरणा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर डिट्रिच कॉनराड से ग्रहण की गई थी। प्रोफेसर कॉनराड जर्मनी के हीडेलबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संस्थान में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर कॉनराड ने नाजी जर्मनी के समय वीमर संविधान में संशोधन कर उसकी मूल भावना को समाप्त होते हुए देखा था, जिसका उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। वीमर संविधान 2/3 बहुमत द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की जर्मन संसद को शक्ति प्रदान करना था। हिटलर ने इस प्रावधान का प्रयोग कर संविधान को समाप्त कर दिया और जनता पर मनमाना एवं निरंकुश शासन स्थापित किया। इस बुरे अनुभव से सबक लेते हुए फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने अपने नए संविधान, जिसे बेसिक लॉ के नाम से जाना गया, में कुछ ऐसे शाश्वत तत्व सम्मिलित करने का निर्णय लिया, जैसे संघवाद, लोकतंत्र, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण आदि, जिनमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती थी। प्रोफेसर कॉनराड वर्ष 1965 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए। व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर कॉनराड ने निहित सीमा के सिद्धांत को देते हुए कहा कि संविधान संशोधन के लिए उत्तरदायी किसी संस्था को प्राप्त संविधान संशोधन के अधिकारों का अर्थ यह नहीं है कि वह संस्था संविधान के मूल संरचना में बदलाव कर सके। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों और उसके उन प्रावधानों को नहीं बदल सकती है जिससे उसे संशोधन की शक्ति प्रदान हुई है। संशोधन के लिए उत्तरदायी संस्था पर कुछ निहित सीमाएं लागू हैं। प्रोफेसर कॉनराड ने भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में संसद की अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति पर चर्चा करते हुए 3 परिस्थितियों की कल्पना की। पहली, क्या संसद
भारत संघ को विभाजित कर सकती है? दूसरी, क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तियों को प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है? तीसरी, क्या भारत में संसदीय शासन को समाप्त कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाकर समस्त शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त उन्होंने एक अन्य बात यह कही कि क्या लोकतंत्र को समाप्त कर भारत में पुनः राजशाही की स्थापना की जा सकती है? इन उदाहरणों से प्रोफेसर कॉनरैड ने यह स्पष्ट किया कि उक्त संशोधनों का अर्थ होगा भारतीय संविधान का समाप्त हो जाना। अतः उन्होंने भारतीय संविधान का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रत्येक संविधान की अपनी निहित मर्यादा होती है, जिसमें बदलाव का अर्थ संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना होता है। प्रोफेसर कॉनरैड के उक्त निहित सीमा सिद्धांत का संदर्भ वरिष्ठ संवैधानिक वकील M.K. नाम्बियार ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे काल्पनिक मानते हुए स्वीकार नहीं किया। इसके उपरांत वरिष्ठ वकील नानी पालकीवाला ने केशवानंद भारतीवाद में भी प्रोफेसर कॉनरैड को उद्धृत करते हुए कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर निहित सीमा का तर्क लागू होता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ दिया कि संविधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं जिन्हें संसद संशोधित नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को मूल संरचना का सिद्धांत कहा, जो कि प्रोफेसर कॉनरैड के द्वारा दिए गए निहित सीमा सिद्धांत का ही एक अधिक सरलीकृत और सामान्यीकृत नाम था। नानी पालकीवाला के तर्क से प्रभावित होकर ही केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय 7-6 के अल्प बहुमत द्वारा दिया था। केशवानंद भारतीवाद में यद्यपि मूल संरचना के सिद्धांत को तो स्पष्ट कर दिया गया था, किंतु मूल संरचना के अवयवों और तथ्यों को भविष्यगामी मानकर छोड़ दिया गया था। इसके उपरांत अनेक आगामी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट किया। मिनर्वा मिल्स बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा तथा मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को मूल ढांचे का तत्व स्वीकार किया। कि हितो होलोहेन बनाम जाचेलिहु वाद 1992 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषता माना गया। SR बोम्मई बनाम भारत सरकार वर्ष 1994 के बाद में संघीय ढांचे भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को संविधान के बुनियादी ढांचे के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल ढांचा एक ऐसा सिद्धांत है जिसने न केवल भारतीय संविधान के भविष्य अपितु भारतीय संविधान की अतीत को भी प्रभावित किया था। इसी कारण केशवानंद भारती के मठ को तो कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु भारतीय संविधान के बारे में सोचने और समझने की एक नवीन प्रवृत्ति अवश्य विकसित हुई कि भारतीय संविधान संशोधनीय है, किंतु इसका मूल ढांचा संशोधनीय नहीं है। बात करते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत की आलोचना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल संरचना के सिद्धांत को स्वीकार कर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति में अपरिमित और असीमित वृद्धि कर ली है। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप को वीटो पावर प्रदान कर ली है, ताकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा लिए गए निर्णय और कार्यों पर कभी भी प्रतिबंध लगाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक न तो मूल ढांचे को परिभाषित किया है और न ही मूल ढांचे के अवयवों को संहिताबद्ध ही किया गया है। इस कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल ढांचा एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के विरुद्ध वीटो पावर दे देता है, जो स्वयं संविधान के दर्शन के विरुद्ध है। ये विद्वान उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार 99वें संविधान संशोधन, जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना में परिवर्तन के आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक हथियार के रूप में सामने आया है,
जिसका प्रयोग उसके द्वारा अनेक अवसरों पर कर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा की गई है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो यद्यपि मूल ढांचे के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो मूल ढांचे का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसने पिछले 70 वर्षों में लोकतंत्र को जीवित रखा है। आज हमने केशवानंद भारती और मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः किसी विशिष्ट जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।